हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने 68 मिनट के भाषण में बंगाल चुनाव का नैरेटिव बदल दिया। एक तरफ पीएम के निशाने पर ममता सरकार थी तो दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच हुआ बेमेल गठजोड़। पीएम की इस रैली के बाद बंगालियों का मूड कितना बदला है, यही सवाल पवन नारा ने रैली में पहुंचे लोगों से जानने की कोशिश की। मोदी जी की क्या बात याद है, क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी वैक्सीन बिना मूल्य में देगा। अच्छा, वैक्सीन फ्री मिलेगी? फ्री मिलेगा। और जो कहा वो कहा है अन्याय नहीं। मोदी जी की कौन सी 3 बातें आपको याद है? मोदी जी का हर बात मुझे पसंद है, वो मेरा नेता है, मैं उनको नेता मानता हूँ। क्या कहा मोदी जी ने आज? जो कुछ कहा है सब मेरे को अच्छा लगा है। सर मोदी जी बोला चाल चोर, सिंडिकेट, बाली चोर, ये परफेक्ट जो भी कुछ कहा है वो सही। तो जोश में है। मोदी जी ने क्या कहा, कौन सी बात याद है? बोला है मोदी जी ने कि ममता दीदी अब से भी समझ जाओ, अब आने वाला है परिवर्तन आने वाला है। ममता दी परिवर्तन आएगा, 200 से ज्यादा सीट बंगाल में आएगा, 220 पार हो जाएगा, फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा भाषण दिया, कौन सी बात याद है? कौन सी बात आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही कही, लोगों तक पहुंचेगी? आपके बाद 200 पार, आपकी बार 200 पार, आपका बात 200 पार, आपका बात 200 पार। मोदी जी के भाषण में कौन सी बात याद है आपका बात? मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बार 200 प्लस बीजेपी होगा। 200 प्लस बीजेपी होगा। सर, मोदी जी के भाषण की कौन सी बात आपको याद है? टी शर्ट पहनी आपने मोदी जी की, क्या सबसे अच्छा लगा? पहले बोलना चाहिए, हमारा बंगाल में सब मोदी जी का फैन है। हम विश्वास रखता है वो जैसा देश में आगे बढ़ाया वो भी हमारा बंगाल में आगे बढ़ेगा। हाँ, हमारा बंगाल में विकास होगा। आपकी बार मोदी सरकार। आपको क्या बात मोदी जी की याद है? गांव में जाएंगे तो क्या बताएंगे? मोदी जी की एक बात याद हुआ जो मोदी जी सोनार बांग्ला करेगा। सोनार बांग्ला करेगा? हाँ। तो गांव में जाके यही बताएंगे? और कुछ भी बताएंगे। क्या बताएंगे? वो तो बंगाल के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। तो क्या संदेश लेके जा रहे हैं यहाँ से? गाँव में लोगों से बात होगी तो क्या संदेश देंगे? संदेश तो यही देना है, क्योंकि अभी गांव में जो हम लोग जो साधारण आदमी रहता है ना, सभी गरीब आदमी है, और गरीब के लिए जो कर रहा है ना मोदी जी सरकार, बहुत ही अच्छा कर रहा है। बांग्ला बनाएंगे, महिलाओं को इज्जत बनेगा, इस तरह की संदेश लेकर गांव जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मोदी यहाँ बदलाव लाने वाले हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं। मोदी जी का कहना है जो 34 साल में वामफ्रंट कर नहीं सका, वो 3 मूल आया वो भी कर नहीं सका। तो मुझे चांस दो पश्चिम बंगाल में, मैं ये सब कर सकूंगा। कल कारखाना खोलेंगे, गरीब लोग को नौकरी मिलेगा। जब आप गांव में जाएंगे तो ये बात बताएंगे मोदी जी ने क्या कहा, ये सब सुनाएंगे? जरूर सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड से क्या संदेश दिया और गांव जाएंगे तो क्या बताएंगे? गाँव जाके उसका स्वागतम जनाएंगे, और फिर मोदी जी आएगा, हम भी पहले बाद में आएंगे। मोदी जी की कौन सी बात याद है, कौन सी बात अच्छी लगी? ভয় করবেন না দিদিকে ভয় করবেন না। दीदी से डरे नहीं। পদ্ম ফুল গোলাপ ফোটাতে বলছে। ভয় তো দিদি পাচ্ছে, ভয় তো अन्याय। और कौन सी बात याद है? हम सबसे पहली बात तो है यहाँ का परिवर्तन होना ही चाहिए। ममता सरकार पश्चिम बंगाल को पूरा उजाड़ के रख दिया। मोदी जी ने क्या बताया जो गांव में जाके बताएंगे आप? सबसे पहले बताया कि वो नारी को लेकर जिस तरह से सम्मान दिया लोगों को, लेडीज के लिए, वो सबसे बड़ा बात है। और उत्तर बंगाल में जिस तरह से चाय का बागान जिस तरह से बंद हो गया, उन लोगों ने कहा कि चाय के बागान के बारे में कि जो जिस तरह से बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे, यही सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान में काम करने वालों के लिए भी काम करेंगे। और अन्याय और न्याय, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिया, जिसे अब लोग दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया जो गांव में जाकर सबको बताओगे? बीजेपी, हर घर का बीजेपी। मोदी जी की कौन सी बात याद है आपको? बीजेपी क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने बोला कि बीजेपी आना है, अब की बार बंगाल में और अन्याय होने नहीं देंगे,
बंगाल को स्वच्छ और सुंदर बना। अन्याय और न्याय नहीं, अन्याय है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। खेला होबे या खेल खत्म, इस वक्त देश का सबसे हॉट पॉलिटिकल टॉपिक यही है। चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन टॉप पर पश्चिम बंगाल है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी के मेगा शो के बाद पॉलिटिकल डिस्कशन बदलने लगा है। मोदी को दीदी का चैलेंज अब भी है, लेकिन इक्वेशन चेंज होने लगा है। 68 मिनट में प्रधानमंत्री ने यह कैसे कर दिया, इस रिपोर्ट से समझिए। ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सी रैलियां आपने देखी होंगी, लेकिन कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली कई मायनों में ऐतिहासिक रही। पहली बार ब्रिगेड ग्राउंड में इतनी भीड़ जुटी कि मैदान छोटा पड़ गया। जहां तक नजर जा सकती है, जहां तक कैमरा दिखा सकता है, ब्रिगेड ग्राउंड में वहां तक जन सैलाब ही जन सैलाब दिखा। ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी पूरे 1 घंटा 8 मिनट बोले। खुद प्रधानमंत्री के पैमाने पर यह भाषण लंबा था, लेकिन शुरू से अंत तक नरेंद्र मोदी की एनर्जी में कोई कमी नहीं आई। ऐसा कमाल सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। भाइयों बहनों, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री उस मैदान से हुई जहां इसी हफ्ते लेफ्ट, कांग्रेस और पीरजादा की साझा रैली हुई थी। दोनों का अंतर समझना हो तो ये सुन लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय। बंगाल चुनाव 3 कोणों की लड़ाई है। एक कोण पर मोदी की बीजेपी है, दूसरा कोण ममता के टीएमसी का है
और तीसरा कोण लेफ्ट, कांग्रेस और पीरजादा के अलायंस का है। बंगाल में मोदी एक तरह से टू फ्रंट पॉलिटिकल वॉर लड़ रहे हैं। ब्रिगेड ग्राउंड में मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी रही, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस को मोदी ने रत्ती भर नहीं बख्शा। ममता फ्रंट पर मोदी ने भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी कल्चर, सिंडिकेट, बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण और अन्याय जैसे शब्दों से वार किया, तो कांग्रेस और लेफ्ट के लिए मोदी ने हड़ताल, बंद, यूनियनबाजी, चक्का जाम और कमीशन खोरी वाले दिनों की याद दिलाई। और आसोल परिवर्तन के इस महायज्ञ में बंगाल के लोगों को भी ये भी याद रखना है कि उनके साथ किस तरह का छल बार बार लगातार कैसा छल किया गया है, इसे भूलना नहीं। साथियों, आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया, और वामपंथियों ने तो नारा दिया। आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ भंगे दाओ गुड़िए दाओ। ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। आसोल परिवर्तन, जागरी, जागरी, महिला सुरक्षा। बंगाल में बीजेपी ने नारा दिया है असोल परिवर्तन, यानी संपूर्ण परिवर्तन। अंग्रेजी में कहें तो कंप्लीट चेंज। पश्चिम बंगाल के लिए इस नारे का क्या मतलब है, इसकी संपूर्ण व्याख्या आज नरेंद्र मोदी ने की। बांग्ला जय, प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला जय, सोनार बांग्ला। बंगाल को असोल परिवर्तन क्यों चाहिए, इसे कुछ आंकड़ों से समझते हैं। बंगाल के बारे में हमने फाइनेंस कमीशन और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दोनों के डेटा देखे। सबसे पहले देखिए बंगाल में हाई क्या है। बंगाल में बेरोजगारी, गरीबी, कर्ज, राजनीतिक हिंसा, बमबाजी और घुसपैठ का रेट हाई है। अब देखिए बंगाल में लो क्या है। जीडीपी ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य पर खर्च, नया निवेश और नया इंफ्रास्ट्रक्चर। बंगाल में ये सब नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आसोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए
यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पल पल आपके लिए जिएंगे। हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे। ये विश्वास दिलाने में आया। नरेंद्र मोदी जिस वक्त ब्रिगेड ग्राउंड में थे, ममता बनर्जी कोलकाता से 550 किलोमीटर दूर नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी में थी। मोदी रसोई गैस के जिस सिलेंडर को बंगाल के हर गरीब के घर में मुफ्त पहुंचा रहे हैं, उसी सिलेंडर के साथ ममता जुलूस निकाल रही थी। दीदी ने मोदी के बारे में क्या कहा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पहले असोल परिवर्तन के बारे में नरेंद्र मोदी की पूरी बात सुन लीजिए। आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा। जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं। जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। Syndicate? What syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi and Amit Shah. There is no other syndicate. तुष्टीकरण, घुसपैठ, कटमनी, तोलाबाजी, सिंडिकेट, ऐसे शब्दों को सुनकर ही दीदी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। सिलीगुड़ी में इससे कुछ भी अलग नहीं हुआ। ममता ने पेट्रोल और गैस के दाम पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे और परिवर्तन पर पॉलिटिकल बयान दिया। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाल में परिवर्तन के नारे के खिलाफ तृणमूल का दावा है, खेला होबे। खेला होबे का मतलब है बंगाल में खेल होगा। ये नारा नहीं, एक तरह की धमकी है। चेता होबे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का माहौल गर्म है। आए दिन किसी न किसी बीजेपी लीडर या वर्कर पर हमला हो रहा है।
दीदी की सियासत के इस रक्त चरित्र से मोदी ने पर्दा हटा दिया। अब मेरे आप सभी दोस्त बताइए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी? दोस्ती चलेगी? चलेगी? बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। यहां भर्ती परीक्षाओं में किस तरह का खेल होता है? छोटी छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज करने से पहले किसी के घर में फाइल जाती है, किसी के घर में मंजूरी ली जाती है। कौन से खास लोगों का चयन होता है, ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी की जनसभा में जितने लोग आए उसकी पूरे बंगाल में जबरदस्त चर्चा है। ब्रिगेड ग्राउंड मोदीमय हो गया तो सोशल मीडिया पर भी मोदी मोदी होने लगा। हैशटैग मोदी साथे ब्रिगेड ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड बन गया। मोदी का भाषण खत्म होते होते इस हैशटैग के साथ 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो गए। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी दीवानगी 2019 के लोकसभा चुनावों में दिखी थी। बंगाल चुनाव में अभी तो मोदी ने कदम ही रखा है, इसका असर बहुत दूर तक दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए उनके विरोधी उनके कॉर्पोरेट दोस्तों की ओर उंगली उठाते हैं। मोदी ने उन्हीं आरोपों को आज हथियार बना लिया। दोस्ती की ये नई परिभाषा विरोधियों को चारों खाने चित करने वाली है। मैंने अपने हर दोस्त को मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, करोड़ों रुपए बैंक खाते में जमा करवाए। दुनिया में कोरोना वैक्सीन इतनी महंगी है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त में टीका लगाने का प्रबंध कर दिया। बहनों और भाइयों, कौन है मेरे दोस्त? आप ही मेरे दोस्त हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये मेरे दोस्त हैं। सपने लेकर के पुरुषार्थ करने वाला हर नौजवान मेरा दोस्त है। गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मेरा दोस्त है। 2011 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी नहीं लड़ी थी। पार्टी की जीत के बाद वो सीएम बनी तो उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची। 2016 में उनको कोई चुनौती नहीं मिली। 2021 में पहली बार ममता के सामने टफ फाइट है। बीजेपी ने उनको नंदीग्राम में ही घेरने का इंतजाम कर दिया है। ममता के कमांडर रहे शुभेंदु अधिकारी अब मोदी सेना के नायक हैं। नंदीग्राम के संग्राम में ममता का भविष्य क्या होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी भी मोदी ने कर दी है। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें?
नरेंद्र मोदी जिस मंच पर होते हैं उसके सबसे बड़े हीरो वही होते हैं। फिर भी उनके साथ मंच शेयर करने वालों को एक नजर देख लीजिए। मोदी के मंच पर आज मिथुन चक्रवर्ती भी आए और बीजेपी का भगवा ध्वज लहराया। मिथुन जब मोदी के सामने आए तो प्रधानमंत्री के लिए उनका सम्मान कुछ इस तरह सामने आया। भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 विधायकों वाली पार्टी कहां तक आगे बढ़ेगी। ऐसे लोग 2019 के लोकसभा चुनावों की तरफ जानबूझकर नहीं देखते। लोकसभा चुनाव में मोदी ने चुपचाप कमल छाप का नारा दिया था तो बीजेपी को 18 सीटें मिल गई थी। अब की बार विधानसभा चुनाव में मोदी ने नया नारा दिया है, जोर से छाप टीएमसी साहब। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। नरेंद्र मोदी के लिए बंगाल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जन्मभूमि है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल को जीतना मोदी का सपना है। नरेंद्र मोदी के नारे और नरेंद्र मोदी की नीति बंगाल को कितनी पसंद आएगी, नतीजे 2 मई को आएंगे। बैटल ग्राउंड बंगाल का मूड मोदी ने अभी सेट कर दिया है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आगे बढ़ते हैं। अंबानी परिवार जिस आलीशान घर एंटीलिया में रहता है, वहां की सुरक्षा पिछले 24 घंटे में और बढ़ा दी गई है। खासतौर से मनसुख हिरेन की मौत के बाद एंटीलिया के आसपास कड़ी नजर रखी जा रही है। आज इस केस की जांच एटीएस ने शुरू कर दी है। जाहिर है मामला और गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। एटीएस की टीम मनसुख हिरेन के घर गई, उनके परिवार से लंबी बातचीत की और फिर करीब 3.5 घंटे बाद जांच टीम मनसुख के घर से निकली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्धव सरकार की पुलिस अब तक फेल साबित हुई। क्राइम ब्रांच नाकाम रही है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने से मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालत में मौत तक अब पूरे केस की जांच एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है। 10 दिनों का वक्त बीत चुका है, सुराग किसी तौर पर सामने नहीं आ पाया है। जांच एजेंसियों के सामने कार किसने पार्क की और कौन शख्स था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच पड़ताल अब एटीएस कर रही है। एटीएस के जो डीसीपी हैं राजकुमार शिंदे, वो अपनी टीम के साथ मनसुख हिरेन के परिवार को मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर 3 घंटे उन्होंने परिवार के साथ पूछताछ की। एटीएस की कई टीम इस पूरे केस की जांच में लगा दी गई है। विस्फोटक मिलने की इन्वेस्टिगेशन अलग टीम कर रही है। मनसुख हिरेन की मौत को लेकर जांच अलग टीम कर रही है। अब तक मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से इनकार किया गया है। अब जांच का चार्ज एटीएस के पास आया है। मुंबई एटीएस के डीसीपी राजकुमार शिंदे ने मनसुख के परिवार से बात की है। मनसुख हिरेन का जो पार्थिव शरीर है कल उनके परिवार को उनके घर पर सौंपा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। मनसुख हिरेन की पूरे मौत से लेकर उनके अंतिम संस्कार के बीच में भी बहुत सारे एक्शंस जो हुए, उसको लेकर कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं। मनसुख हिरेन थाने के इसी विकास पाम इमारत में रहते थे। उनके परिवार के साथ 14वीं मंजिल पर उनके परिवार अभी भी मौजूद हैं। मनसुख हिरेन की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी बॉडी करीब 10 घंटे तक पानी में पड़ी रही थी। उनके चेहरे और आंखों पर जख्मों के निशान मिले। पीठ पर भी 2 जगह जख्म मिला है। डेड बॉडी मिलने से 12 से 13 घंटे पहले मनसुख हिरेन की मौत हो चुकी थी। एटीएस के अधिकारी उस घटनास्थल पर जाकर मुआयना भी कर चुके हैं, जहां
हिरेन की लाश पाई गई थी। फिलहाल मनसुख का विसरा कलीना की फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है और विसरा रिपोर्ट आने में कम से कम 15 दिन का वक्त लग सकता है। इसकी डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कई और सवालों के जवाब मिल पाएंगे। वहीं मनसुख के खून और पेट से गैस्ट्रिक जूस निकाला गया है और इसकी भी केमिकल जांच होगी। इससे पता चलेगा कि मौत से पहले क्या मनसुख ने शराब पी थी या कोई जहर खाया था या फिर कोई और केमिकल उनके शरीर में था। एंटीलिया के बाहर विस्फोट का केस पहले ही मुंबई पुलिस नहीं सुलझा पा रही थी। इसके बाद मनसुख हिरेन की मौत ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। इस उलझी हुई जांच के बीच में बीजेपी चाहती है कि इस केस को सीधे एनआईए को सौंप दिया जाए। शुक्रवार के दिन मनसुख हिरेन की लाश मुमरा खाड़ी में मिली, जिसके बाद में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो, जिसमें कई सारे विस्फोटक पाए गए, इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग महाराष्ट्र सरकार से की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को ये जांच न सौंपते हुए एटीएस को ये जांच करने की जिम्मेदारी कल के दिन सौंपी। स्वयं मनसुख के परिवार का कहना है कि यह खुदकुशी नहीं, यह हत्या है। सवाल यह उठता है, संदिग्ध बातें को देखा जाए, उसके परिवार की बातों को देखा जाए तो यह तय होता है कि यह हत्या है। उसके बावजूद भी यह सरकार इसे खुदकुशी करार देना क्यों चाहती है? आपको याद होगा सुशांत सिंह के मामले में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिल्लाने की कोशिश की थी और उस वक्त में सीबीआई को जुरिडिक्शन नहीं होने के बावजूद भी उसको भेजा गया, ईडी को भेजा गया, एनसीबी को भेजा। क्या हुआ? अब तक सीबीआई उसका जवाब भी नहीं दे पा रही। अब तक की जांच में मुंबई पुलिस ने मनसुख के मुंह पर बंधे 5 रुमालों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका जिक्र नहीं है। मनसुख की पत्नी विमला हिरेन का मानना है कि उनके पति खुदकुशी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनकी पत्नी के मुताबिक कांदिवली से किसी तावड़े ने मनसुख को फोन करके बुलाया था। क्या कह के गए थे? यही कहा गया कि कांदिवली से क्राइम ब्रांच से मुझे कॉल आया है, हमेशा की तरह आता है कॉल, कोई तावड़े करके है, उनका नाम बताया और उन्होंने वो घोड़बंदर पे मिलने को कहा है। सामने मैं आपको सीसीटीवी कैमरा दिखा रही हूँ। इस कैमरे की जो लास्ट फुटेज हमने आपको दिखाई थी, रात के तकरीबन 8:28 पर वो घर से निकले थे। यहाँ से निकलकर उन्होंने ऑटो लिया था और ये जाते वक्त अपनी जो पत्नी है विमला हिरेन, उनको ये कहा था कि वो घोड़बंदर पे किसी तावड़े से मिलने जा रहे हैं। ऐसे में उनका जो लास्ट लोकेशन है पुलिस के मुताबिक विरार बताया जा रहा है। 4 फरवरी को हिरेन अपने घर से निकले, 5 फरवरी को उनकी लाश मिली। बड़ा सवाल है कि मनसुख ने घोड़बंदर जाने को कहा, लेकिन वो विरार की तरफ क्यों गए? दूसरा सवाल ये कि तावड़े कौन है जिसने मनसुख को पूछताछ के लिए बुलाया? उसके बाद सीधे मनसुख हिरेन का जो फ़ोन है वो नहीं लग रहा था। उनके परिवार वाले जो है लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मोबाइल जो है वो अनरीचेबल आ रहा था। जिसके बाद उनके परिवार वालों की तरफ से नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई और दूसरे दिन जो है सुबह 10 साढ़े 10 के करीब मुमरा की खाड़ी से एक लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त शाम के 4 बजे के करीब होती है और पता चलता है कि वही शख्स है जिसकी गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी, जिसका नाम मनसुख हिरेन है। हिरेन मनसुख के मौत का मामला यह बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र की सरकार उस मौत को खुदकुशी करार देने के पीछे पड़ी है। हालांकि जो बातें सामने आ रही हैं वह संदिग्ध बातें महाराष्ट्र सरकार को शक के कटघरे में खड़ी करती हैं। एटीएस की ताबड़तोड़ जो है जांच इस मामले में जारी है और अंदेशा ये है कि वो एक बार फिर से इसी एंटीलिया के आसपास आकर जो है एक बार फिर से मुआयना करेंगे, रेकी करेंगे, इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे और उस रूट को भी खंगालेंगे जिस रूट से वो स्कॉर्पियो यहाँ पर आई थी और इनोवा कार आई थी। और इस मामले में पहली मुंबई पुलिस ने 800 सीसीटीवी कैमरा जो है वो खंगाले है। एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक को लेकर मनसुख हिरेन तब पिक्चर में आए जब 25 फरवरी को उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली थी। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी से जिलेटिन विस्फोटक की 20 छड़ें मिली। हालांकि मनसुख ने बताया था कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी।
17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला गाड़ी खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चालू थी, स्टीयरिंग उसका जाम हुआ था। मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार करके कहाँ कंप्लेंट किया था आपने? कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराई? पुलिस ने क्या? विक्टोरिया पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट, पहले सब ढूंढा 3 घंटे तक, उसके बाद में वहाँ पे कंप्लेंट। इसी के बाद से मनसुख हिरेन मुंबई पुलिस के रेडार पर थे, उनसे पूछताछ भी की जा रही थी। 25 फरवरी के बाद से ही मनसुख हिरेन बार बार क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो रहे थे, लेकिन 4 फरवरी को रात में घर से निकलने के बाद वो वापस नहीं लौटे। मनसुख का घर ठाणे के नौपाड़ा में है। 4 फरवरी यानी गुरुवार की रात को वो घोड़बंदर जाने के लिए निकले, जो उनके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। मनसुख की बॉडी मुंब्रा क्रीक में मिली, जो नौपाड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर और घोड़बंदर से उल्टी दिशा में है। मनसुख के मोबाइल की लास्ट लोकेशन विरार में मिली, जो नौपाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है। अभी मनसुख हिरेन के परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है, क्योंकि परिवार ने सिक्योरिटी देने की मांग की थी। और मनसुख हिरेन की मौत मिस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर अभी मुंबई से आई है। खबर की डिटेल इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।